हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। आज हम शुरू करते हैं अ, एक नया टॉपिक जिसका नाम है वन नेशन वन इलेक्शन। एक राष्ट्र और एक चुनाव। वन नेशन वन इलेक्शन का मुद्दा काफी दिनों से गर्म है। रिसेंटली प्रधानमंत्री जी ने भी इसके बारे में चर्चा की है। देश में बार बार इसके बारे में चर्चा होती रही कि हमारे राष्ट्र में इलेक्शन एक साथ हों, लोकसभा राज्यसभा के, और अगर संभव हो तो पंचायत के इलेक्शंस भी एक साथ हों। लेकिन अभी के लिए अगर लोकसभा और स्टेट असेंबलीज, विधानसभाओं के चुनाव एक साथ हो रहे हैं तो काफी बड़ा अचीवमेंट होगा। आगे चलते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव का मतलब क्या है। इसका उद्देश्य तो है इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करना। अब इलेक्टोरल प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि जो इलेक्शंस की फ्रीक्वेंसी उसको कम करना पड़ेगा। उससे फायदा क्या होगा? समय बचेगा और साथ में रिसोर्सेज भी बचेंगे। इतना पैसा खर्च होता है, इतना समय बर्बाद होता है, वो सब बचेगा अगर 5 साल में सिर्फ एक बार इलेक्शन हो और उसके बाद 5 साल तक प्रोग्रेस के कार्य होते रहें। बार बार हर साल इलेक्शन नहीं हो। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि पिछले 30 सालों में, लास्ट 30 ईयर्स, पिछले लगभग 30 सालों में जो है, हर साल, एवरी ईयर देयर हैज बीन एन इलेक्शन। हर साल इलेक्शन होते हैं और उससे काफी डिस्टर्बेंस होता है। वन नेशन वन इलेक्शन डजंट मीन कि इलेक्शन सारे के सारे एक ही दिन में हो। ऐसा संभव ही नहीं है। लेकिन ये अवश्य है कि 2-3 महीनों में, 5 साल में एक बार इलेक्शन सारे खत्म हो जाए और उसके बाद प्रोग्रेस की गतिविधियां चलती रहें। इसका ये अवश्य मतलब है कि किसी भी एक छोटे ज्योग्राफिकल एरिया में, जैसे कोई शहर है या कोई डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर एक साथ इलेक्शन हो जाए ताकि सिटीजन्स को, नागरिकों को बार बार असुविधा नहीं हो। हाँ, इसका ये अवश्य मतलब है कि इलेक्शंस 2 या 3 महीने में फेज तरीके से होंगे और वो एक्सेप्टेबल भी है और वो रिक्वायर्ड भी है कि 2-3 महीने हो, 5 साल में एक बार, और 2-3 महीनों में सारे इलेक्शंस खत्म हो जाएं और उसके बाद 5 साल तक इलेक्शंस के झमेले में सरकार, समाज, सिटीजन, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी नहीं पड़े। ये एक जानने वाली बात है कि विश्व के 48 देशों में एक साथ इलेक्शन होते हैं। उनके लिए इलेक्शन की डेट फिक्स्ड होती है। हमारे यहाँ देश में कोई डेट फिक्स्ड नहीं है। हर साल, कई कई बार साल में 2-3 बार इलेक्शंस हो जाते हैं और ये इलेक्शन के चक्र में प्रोग्रेस रुक जाती है। जो विकसित देश हैं, जिसमें एक यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, यूएस है, साउथ अफ्रीका है, स्वीडन है, ग्रेट ब्रिटेन है, जर्मनी है, इन सब में डेट फिक्स्ड होती है और एक साथ इलेक्शन होते हैं। जब हम आजाद हुए थे, पहले 4 इलेक्शंस, 1951-52 का इलेक्शन, 1957 का इलेक्शन, 1962 का इलेक्शन, 1967 का इलेक्शन, ये सब साइमल्टेनियस इलेक्शंस थे। एक साथ इलेक्शंस हुए और लगभग हम वन नेशन वन इलेक्शन की धारणा पर कायम थे। लेकिन क्या हुआ, 1968 और 69 में श्रीमती इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान कुछ एक लेजिस्लेटिव असेंबलीज को प्री मैच्योरली डिसॉल्व कर दिया गया और उसके कारण से फिर खिचड़ी पक गई। बार बार इलेक्शंस होते रहे और ये चक्र चलता ही रहा और लगभग पिछले 30 सालों में हम हर साल ही जो है इलेक्शन की प्रक्रिया से गुजरते आ रहे हैं, जिससे राष्ट्र को भी नुकसान है और उससे प्रोग्रेस भी रुक जा रही है। अब देखिए, अगर हम वन नेशन ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन अगर हम करते हैं, अगर हम ओ वन नेशन वन इलेक्शन अगर करते हैं तो उससे क्या फायदे हैं? सबसे बड़ा फायदा है कि जो हमारे गवर्नेंस में डिस्ट्रैक्शंस हैं, गवर्नेंस में बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हो रहे हैं। हमारी जो शासन प्रणाली है उसमें काफी डिस्टरबेंसेस होते हैं और एक तरीके से गवर्नेंस पैरालिसिस की स्थिति पे, एक लकवे की स्थिति में पहुंच जाती है। हमारा एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इन शलय से कि पैरालाइज हो जाता है और काम करना ही बंद कर देता है प्रोग्रेस की तरफ। बार बार मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। आपको पता है कि जब मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगता है तो MCC लगने से लेकर के डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ इलेक्शंस, तब तक कोई भी बड़ी घोषणा नहीं हो सकती है, कोई बड़ा प्रोजेक्ट डिक्लेयर नहीं किया जा सकता है। उस वजह से की पॉलिसी डिसीजंस जो है वो कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते में चले जाते हैं। बड़े बड़े अच्छे प्रोजेक्ट्स जिनकी वजह से देश का की उन्नति होने की संभावना है, वो सब रुक जाते हैं। राज्य में इलेक्शन ही प्रेसिडेंस रखता है। उस वक्त क्या होता है कि सबका ध्यान इलेक्शन की तरफ चला जाता है, पूरी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का।
इलेक्शन ड्यूटी में सब लोग लग जाते हैं और बाकी एक्चुअल जो जमीन पर ग्राउंड पर कार्य होने चाहिए वो सब रुक जाते हैं। तमाम लोकल एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल शिथिल पड़ जाता है और स्नेल स्पेस पे चलना शुरू हो जाता है। तो ये जो गवर्नेंस के डिस्ट्रैक्शंस हैं, इनको रोकने के लिए हमें वन नेशन वन इलेक्शन की तरफ मूव करना पड़ेगा। अन्य क्या एडवांटेजेस हैं हम देखते हैं। देखिए, इलेक्शंस करप्शन का एक बहुत बड़ा कारण है। पॉलिटिकल करप्शन इलेक्शंस की वजह से होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्यों? इलेक्शंस के लिए राजनेताओं को फंड की आवश्यकता है। फंड कहां से आएगा? फंड आएगा अमीर बिजनेसमैन से। आम जनता भी कंट्रीब्यूट करती है। अब बिजनेसमैन कभी भी मुफ्त में फंड नहीं देगा, या तो डर के मारे देगा या फिर वो आ, कुछ फायदे चाहता है सरकार से वापस, इसलिए वो फंड देगा। और जब फायदे चाहता है तो उसमें करप्शन होता है। जितनी ज्यादा फ्रीक्वेंट इलेक्शन होंगे उतनी बार फंड रेज करने की आवश्यकता पड़ेगी और उतनी ही बार पॉलिटिकल करप्शन होगा। पार्टी के लिए फंड की आवश्यकता है। बार बार इलेक्शन मतलब फंड की बार बार आवश्यकता, और बार बार आवश्यकता मतलब बार बार करप्शन। तो करप्शन को रोकने का भी एक तरीका है कि इलेक्शन 5 साल में एक बार हो और पूरा झमेला उसके बाद 5 साल के लिए शांत हो जाए। एक साथ इलेक्शंस होने से इलेक्शन के खर्चे जो हैं, पॉलिटिकल पार्टीज को भी खर्चा करना पड़ता है, जिसके लिए वो करप्शन की तरफ अग्रसर होते हैं। और राज्य को भी खर्चा करना पड़ता है। राज्य को ईवीएम्स में, वीवीपैट में, पोलिंग बूथ्स को इरेक्ट करने में, जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसको संचालित करने में, सिक्योरिटी फोर्सेस को लगाने में, और इलेक्टोरल स्टाफ जो इलेक्शन करवाते हैं, टीचर्स वगैरह, उन सबको लगाने में काफी खर्चा होता है। और वो सब खर्चे कम हो जाएंगे अगर 5 साल में इलेक्शन एक बार हो। बड़ी सीधी सी एनालॉजी है कि अगर आप 5 लोगों का खाना बनाएंगे खर्चा ज्यादा होगा, अगर 500 लोगों का खाना एक साथ बनाएंगे तो खर्चा कम होगा। ठीक उसी प्रकार से अगर एक साथ 5 साल में इलेक्शन सारे लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के एक साथ ही फिनिश हो जाए तो बहुत सारी समस्याओं से देश को निजात मिलेगी। पब्लिक के ऊपर प्रेशर कम होगा, बिजनेस कम्युनिटी के ऊपर प्रेशर कम होगा, क्योंकि मल्टीपल इलेक्शंस में उनको मल्टीपल डोनेशंस भी करने पड़ते हैं, उनको इनकन्वीनियंस भी होता है। और बहुत बड़ी सेविंग होगी इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर पे। इलेक्टोरल इंफ्रास्ट्रक्चर से मतलब है कि आपके ईवीएम मशीन्स लगानी पड़ती हैं, वीवीपैट्स हैं, पोलिंग बूथ्स हैं, तथा इलेक्टोरल स्टाफ को मोबिलाइज करना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात है, सिक्योरिटी फोर्सेस को भी मोबिलाइज करना पड़ता है। करोड़ों की संख्या में सिक्योरिटी फोर्सेस लगती हैं। तो इतना बड़ा खर्चा एक बार होके खत्म हो जाए, बजाय बार बार रिपीटेडली सेम खर्चा करने के। आगे चलते हैं। आगे अन्य और एडवांटेजेस क्या है अगर एक साथ इलेक्शन। देखिए, सिटीजन जो है उनको इनकन्वीनियंस होती है, हमारे जो नागरिक हैं उनको कष्ट होता है बार बार इलेक्शन होने, बार बार उनको जाना पड़ेगा और वोटिंग करनी पड़ेगी। और हो सकता है कि उनको छुट्टी नहीं मिले वोटिंग के लिए, उनको छुट्टी लेनी पड़ेगी। जो सरकारी कर्मचारी अन्य जगहों पे है, अपना प्राइवेट धंधा करते हैं। बार बार इलेक्शन अगर नहीं होंगे तो हॉर्स ट्रेडिंग भी कम हो जाएगी, क्योंकि पॉलिटिशियंस पे अपनी सरकार को कायम रखने का प्रेशर कम रहेगा। बार बार इलेक्शन को बार बार सरकार कायम रखने का प्रेशर, और उसकी वजह से क्या, हॉर्स ट्रेडिंग। हॉर्स ट्रेडिंग मतलब आया राम गया राम, यानी एमएलए एमपीज को परचेज करना, उनको लालच देकर के अपनी तरफ आकर्षित करना। तो ये कार्रवाई भी कम हो जाएगी। देखिए, इलेक्शंस में राजनेताओं की मजबूरी है कि उनको फ्री बीज अनाउंस करनी पड़ती है। फ्री बीज से मतलब है रेवड़ियां बांटना। पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स अनाउंस करने पड़ते हैं। पॉपुलिस्ट प्रोग्राम्स से खर्चा होता है, उससे राज्य की फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इफेक्ट होती है। अगर ये फ्री बीज कम होंगी, अगर फ्री बीज कम होंगी तो ऑब्वियसली क्या होगा कि फाइनेंसिस पे कम प्रेशर पड़ेगा राज्य के। इलेक्शंस करप्शन का रूट कॉज है, मुख्य कारण है करप्शन का। क्यों? नेताओं को फाइनेंस चाहिए, पैसा चाहिए, पैसा चाहिए तो करप्शन चालू हो जाता है। तो जितने कम इलेक्शन होंगे उतना कम करप्शन होगा, क्रॉनिक कैपिटलिज्म कम होगा। क्रॉनिक कैपिटलिज्म का मतलब है कि जैसे सरकार पे कई बार इल्जाम लगाया जाता है कि ये अदानी अंबानी की सरकार है, तो ये सब कहानी कम हो जाएगी, क्योंकि इलेक्शन 5 साल में एक बार होगा और बार बार कैपिटलिस्ट से पैसे लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार से जो भी क्रॉनिक कैपिटलिज्म है, क्रॉनिक कैपिटलिज्म मतलब कि बड़े उद्योगपतियों की जो सरकार मदद करती है वो भी कम हो जाएगी। इलेक्शन अगर एक बार में ही फिनिश हो जाएंगे, 5 साल के लिए शांति हो जाएगी। और सबसे बड़ा खतरा देखिए,
सोशल फैब्रिक का लॉस होता है, यानी समाज की समरसता का नुकसान होता है। क्यों? क्योंकि राजनेता क्या करते हैं, कास्ट के बेसिस पे या रिलीजन के बेसिस पे या रीजन के बेसिस पे जनता को लड़वाते हैं, जनता में झगड़ा करवाते हैं, उनसे उनको वोट मिलते हैं, पोलराइजेशन होता है, वोट मिलते हैं। तो ये जाति धर्म इन सब के आधार पर जो पोलराइजेशन होता है वो भी कम हो जाएगा, क्योंकि 5 साल में एक बार ये कहानी होगी, बार बार बेमानी मुद्दे नहीं उठेंगे। और इतना ही नहीं, एक शायर है इंदौरी, उन्होंने तो इतना तक कहा है कि भाई सरहदों पे, वो बात भी सही है, सरहदों पे भी कई बार राजनेता टेंशन करवा देते हैं। उन टेंशन से वो नेशनलिज्म की फीलिंग आती है, जिससे उनको वोट मिलता है। इंदौरी ने कहा है कि सरहदों पर तनाव, बहुत तनाव है क्या, पता करें देश में चुनाव है क्या। फिर रिपीट करता हूं, सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, पता करें देश में चुनाव है क्या। व्हाट ब्यूटीफुल लाइंस। तो सरहदों पर चुनाव, सरहदों पे तनाव का कारण भी देश के चुनाव कई बार हो सकते हैं, और ये सब चीजें अगर एक साथ इलेक्शंस होंगे तो कम हो जाएगी। तो ये तो हमने देखी कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं। अब हम देखते हैं कि इन एक साथ के इलेक्शंस के कुछ लोग खिलाफ हैं, क्या डिसएडवांटेजेस हैं, क्या उसके नुकसान है एक साथ इलेक्शंस होने पर। ये देखिए, अभी हम पढ़ते हैं कि डिसएडवांटेजेस क्या है। सबसे पहला डिसएडवांटेज जो बताया जाता है वो ये है कि आर्टिकल 83(3) 83(3) तथा 172 जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल है, उसमें 5 साल का टेन्योर लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए, सॉरी स्टेट असेंबलीज के लिए, विधानसभाओं के लिए अश्योर्ड है। और हम अगर एक साथ इलेक्शंस करवाएंगे तो क्या होगा कि किसी का टेन्योर आगे तक का है उसको कम करना पड़ेगा, किसी का कम है उसको आगे बढ़ाना पड़ेगा। यानी हो सकता है कि किसी के +6 मंथ्स करने पड़े, किसी को स्टेट असेंबली के -6 मंथ्स करने पड़े, किसी के +2 मंथ्स करने पड़े, किसी के -2 मंथ्स करने पड़े। और इस वजह से उनको 5 साल का जो संविधान के हिसाब से अश्योर्ड टेन्योर है वो नहीं मिल पाएगा, वो उनके साथ ज्यादा आती है। दूसरा, हालांकि ये समस्या जो है आने वाले समय 5-7 साल में सुलझ जाएगी, क्योंकि सबका टेन्योर धीरे धीरे करके बराबर होना शुरू हो जाएगा। दूसरा सवाल है कि मिड टर्म कोलैप्स अगर सरकार गिर जाती है तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे। उसके लिए आपको कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। आपको डिलेमा ये हो जाएगा कि प्रेसिडेंट रूल लगाएं या नया इलेक्शंस होल्ड करें। नया इलेक्शन होल्ड करोगे तो फिर समस्या वही खिचड़ी पक जाएगी, और अगर प्रेसिडेंट रूल लगाएंगे तो उसके लिए जनता जनार्दन को या फिर पॉलिटिकल पार्टीज को ऑब्जेक्शन होगा। लॉजिस्टिक चैलेंजेस, अगर एक साथ इलेक्शंस कर देंगे आप तो लॉजिस्टिक चैलेंजेस बहुत बड़े हो जाएंगे। क्या इतने लाखों की संख्या में ईवीएम्स मशीनें लगेंगी, वीवीपैट का प्रावधान करना पड़ेगा, वोटर वेरीफेबल पेपर ऑडिट ट्रेल, 1 करोड़ से अधिक सिक्योरिटी पर्सनल लगते हैं, उनकी संख्या बढ़ानी पड़ेगी आपको। और अन्य एम्प्लॉइज जो लगते हैं उनकी भी संख्या बढ़ानी पड़ेगी। तो इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव इलेक्टोरल, मैसिव इलेक्टोरल एक्सरसाइज जो है वो, उसके वो असंभव तो नहीं है, लेकिन बड़ी मुश्किल है। इसके अलावा देखिए कि हमारा संविधान का आर्टिकल 1 यह कहता है कि भारत यूनियन ऑफ स्टेट्स है, और अगर आप एक साथ इलेक्शंस करवा देंगे तो लोकल मुद्दे या राज्यों की विधानसभाओं की शक्तियां पर कुछ बादल छा जाएंगे, और ये लोग कहते हैं कि आर्टिकल 1 के खिलाफ है। यानी हमारे फेडरलिज्म को, जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसको वीकन कर देगा, राज्यों की ऑटोनॉमी को, वन नेशन वन इलेक्शन कमजोर कर देगा। ये सब मुद्दे उठाए जा सकते हैं। आगे हम डिसएडवांटेजेस कंटिन्यू करते हैं कि डिसएडवांटेजेस और क्या क्या है इसके अलावा। लॉ कमीशन ने भी एक बार कहा है कि भाई बिना कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क को चेंज किए हुए ONOE, वन नेशन वन इलेक्शन, संभव ही नहीं है। आपको कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस करने पड़ेंगे। जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 है उसमें अमेंडमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी। इसके अलावा कुछ एक डेमोक्रेटिक बेनिफिट्स होते हैं, बार बार इलेक्शन होने के कुछ फायदे हैं। फायदे क्या हैं? देखिए, बार बार इलेक्शन होगा तो वोटर जो है अपनी आवाज को बार बार उठा सकता है। जो राजनेता है, पॉलिटिशियंस है, उनकी ग्रेटर अकाउंटेबिलिटी होगी, उसको बार बार वोटर के पास वोट मांगने के लिए आना पड़ेगा और उसकी बात सुननी पड़ेगी। अलग अलग राज्यों की जो डिमांड है उस पर राजनेताओं को ध्यान देना पड़ेगा, और जो लोकल इश्यूज है उन पर ध्यान देना आवश्यक हो जाएगा राजनेताओं के लिए। तो यानी कि राजनेताओं का बार बार का टेस्ट है, और बार बार टेस्ट राजनेताओं को करवाना अच्छा रहता है, ये कुछ लोगों का कहना है। ये कहां तक सत्य है ये आप
कमेंट्स में लिख करके बताएं। इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज है, आईडीएफसी की एक स्टडी हुई है जिसमें ये कहा है कि एक साथ इलेक्शंस होने से एक बायस्ड डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर बनने की संभावना अधिक है। उन्होंने एक रिसर्च की जिसमें यह पाया गया कि जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है सेंटर की, उसके जीतने के चांसेस 77% हो जाते हैं अगर एक साथ लोकसभा के और स्टेट असेंबलीज के इलेक्शन एक साथ होंगे तो। और वही अगर इलेक्शन 6 महीने के अंतराल पर किए जाते हैं तो जो मुख्य पॉलिटिकल पार्टी है उसके जीतने के चांसेस सिर्फ 61% रह जाते हैं। तो देखिए कितना बड़ा अंतर है। इससे स्पष्ट होता है कि राज्यों के इश्यूज कहीं ना कहीं दब जाएंगे, राज्यों की ऑटोनॉमी पर कहीं ना कहीं दबाव अवश्य आएगा। तो ये अन्य डिसएडवांटेज भी आप लिख सकते हैं। शॉर्ट टर्म अचानक की जो कॉस्ट है एडमिनिस्ट्रेशन की वो बढ़ जाएगी। कैसे? अचानक इतने ईवीएम्स हो गए, वीवीपैट्स हो गए, पोलिंग बूथ्स हो गए, इतनी सिक्योरिटी फोर्सेस लगानी पड़ेगी आपको, इतना इलेक्टोरल स्टाफ लगाना पड़ेगा, तो वो सब शॉर्ट टर्म कॉस्ट बढ़ जाएगी। हालांकि लॉन्ग टर्म में ये कॉस्ट धीरे धीरे करके इवन आउट हो जाएगी या कम हो जाएगी। अब देखिए इसके अलावा एक और डिसएडवांटेज है एक साथ इलेक्शंस करने के, जो इलेक्शंस की वजह से अर्थव्यवस्था को बेनिफिट्स होते हैं सॉरी, इकोनॉमी को क्या बेनिफिट्स होते हैं? ये कहा जाता है कि जितना ज्यादा पैसा खर्च किया जाएगा लोगों की पॉकेट से या राजनेताओं की पॉकेट से पैसा निकलेगा तो अर्थव्यवस्था के अंदर पैसा जाएगा, अर्थव्यवस्था उससे फलीभूत होगी। एक इलेक्शन कमिश्नर साहब ने, तो हमारे वाई कुरैशी साहब थे, उन्होंने ये कहा, इतना तक कह दिया कि जब जब चुनाव आता है गरीब के पेट में पुलाव आता है, यानी द पुअर पीपल टेंड टू गेट बेनिफिटेड। गरीब लोगों को इसका फायदा होगा। तो लोग कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था में भी इसका फायदा है। ये कितना कहां तक सत्य है ये आप कमेंट्स में लिख करके बता सकते हैं, लेकिन एग्जाम्स में ये पॉइंट आपके लिखने के लिए फायदेमंद होगा। इसके अलावा एक साथ इलेक्शन करने से कॉन्स्टिट्यूशनल एग्जिस्टेंस ऑफ स्टेट्स विल बी थ्रेटन्ड। राज्यों को खतरा है, राज्यों की फेडरलिज्म को खतरा है। इलेक्शन कमीशन को जो पावर्स है उन पर कुछ बादल छा जाएंगे और जो लैंग्वेज बायस है वो बढ़ जाएगा। लैंग्वेज बायस से मतलब है कि इंग्लिश और हिंदी ये दो मेन भाषाएं जो है जिन पर ध्यान दिया जाएगा। बाकी रीजनल लैंग्वेज जैसे तमिल, तेलुगु या अन्य भाषाएं, रीजनल भाषाएं हैं 22 हमारी, वो सब कहीं ना कहीं बैक बर्नर पे चली जाएंगी। अब हम देखते हैं दोस्तों कि एडवांटेजेस हमने डिस्कस कर लिए, डिसएडवांटेजेस डिस्कस कर लिए, तो हमारे लिए रास्ता क्या है, राष्ट्र के लिए, हमारे देश के लिए आगे का रास्ता क्या है, उस पर हम चर्चा करते हैं। वे फॉरवर्ड, आगे का रास्ता हमारे लिए क्या रहेगा, क्या चीज बेस्ट है। देखिए इसके एडवांटेजेस भी हैं, डिसएडवांटेजेस भी हैं, लेकिन मेरी जो राय है उसमें एडवांटेजेस ज्यादा है। और उन सही एडवांटेजेस का फायदा उठाने के लिए हमें इस प्रोसेस को समय से नहीं, धीरे धीरे करना चाहिए, एकदम से नहीं करना चाहिए। धीरे धीरे कैसे करें? कंसेंसस बिल्ड करें पॉलिटिकल पार्टीज में तथा लोगों में, एजुकेशन दे करके कंसेंसस, एक राय बिल्ड करें। उसके अलावा हमें अपने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1951 जो है उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे, उसमें संशोधन करने पड़ेंगे। लोकसभा के जो प्रोसीजर्स हैं उनको संशोधित करना पड़ेगा, विधानसभा के जो प्रोसीजर्स हैं उनको संशोधित करना पड़ेगा। और जब हमारे कानून में आवश्यक संशोधन हो जाएगी उसके बाद वन नेशन वन इलेक्शन की परिकल्पना चरितार्थ होने की संभावना है। इसको ग्रेजुअली किया जाना चाहिए। ONOE को, वन नेशन वन इलेक्शन को एक झटके में कर दोगे तो काफी समस्याएं रहेंगी। धीरे धीरे करें, धीरे धीरे करके असेंबली इलेक्शंस और लोकसभा इलेक्शंस को सिंक्रोनाइज करें। किसी का 6 महीने टेन्योर बढ़ाएं, किसी का 6 महीने टेन्योर कम करें, या जो भी बचा हुआ टेन्योर है कम ज्यादा करके, और एक समरसता लाए, सिंक्रोनाइजेशन लाएं, और फिर धीरे धीरे करके अगले 5-7 सालों में वन नेशन वन इलेक्शन शुरू हो जाएगा। हमें बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। हम अभी से ईवीएम्स में, वीवीपैट्स में, पोलिंग बूथ्स को अच्छा बनाने में, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करने में, ट्रेंड सिक्योरिटी पर्सनल को डिप्लॉय करने में, उनकी ट्रेनिंग देने में, इलेक्टोरल स्टाफ को सही ट्रेन करके अभी से धीरे धीरे आगे आने वाले समय में इसकी तैयारी करें। हमें एक लीगल फ्रेमवर्क तो बिल्ड करना ही पड़ेगा। आरपीएम में चेंजेस की हमने डिस्कशन कर लिया है, क्योंकि कुछ एक कंटीजेंसी जैसे ही अराइज होगी कि नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया तो हम क्या करें, प्रीमेच्योर असेंबली डिसोल्यूशन हो गया तो हम क्या करें, हंग पार्लियामेंट होगी तो हम क्या करें,
अनफोर्सिन सर्कमस्टांसेस हो गए तो हम क्या करें, इन सब का लीगल अरेंजमेंट हमने करना पड़ेगा, इसका संविधान में कहीं ना कहीं संशोधन करके और इन सब चीज़ों को इंक्लूड करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चीज़ है, देखिए अमेरिका जो है वहाँ पर लोग एक बार जाते हैं 4 साल में और नवंबर के प्रथम सप्ताह में तीनों चारों चीज़ों के लिए वोट कर देते हैं। ठीक उसी तरीके से हम भी कर सकते हैं, हम भी लोकसभा और स्टेट असेंबलीज के लिए एक साथ वोट कर सकते हैं। बाद में लेटर स्टेज पे जो है पंचायत भी इसमें इंक्लूड की जा सकती है। लेकिन आज की स्थिति में अगर हम ये दो चीज़ अचीव कर ले तो ही काफ़ी है। तो इसके लिए हमें लोगों में अवेयरनेस बढ़ानी पड़ेगी, उनके उनमें एजुकेशन बढ़ानी पड़ेगी। लोग जब समझ जाएंगे, जब हमारी डेमोक्रेसी वैसे भी मैच्योर्ड है लेकिन और अधिक मैच्योर हो जाएगी, तो ये सब काम एक साथ हो सकते हैं और हमारा वन नेशन वन इलेक्शन का परिकल्पना जो है चरितार्थ हो सकती है। तो एक ग्रेजुअल प्रोसेस करके हम इस चीज़ को अचीव कर सकते हैं। यहाँ पर मेरा लेक्चर समाप्त होता है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।